अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम अपनी सेकंड क्लास का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल जो कि अमेज़ॉन FBA प्राइवेट लेबल मॉडल है, इसके सेकंड सेशन पे हैं। हमने अगर शॉप या बिज़नेस मॉडल को डिसाइड कर लिया है, तो अब हम इसके लिए सेकंड स्टेप ये है कि हमने प्रोडक्ट कैसे तलाश करनी है। तो प्रोडक्ट तलाश करने के लिए हमने एक क्राइटेरिया सेट किया होता है। तो उस क्राइटेरिया के मुताबिक अगर हमारी कोई भी प्रोडक्ट उसके ऊपर फुलफ़िल करती है क्राइटेरिया को, तो वो प्रोडक्ट हम चूज़ कर लेते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट उस क्राइटेरिया के अंदर फ़ॉल नहीं करती, तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। कुछ अर्सा पहले जो है पाकिस्तान, चूँकि अमेज़ॉन की सेलर लिस्ट में अप्रूव हो गया है, तो बहुत सारे पाकिस्तानी सेलर्स या फैक्ट्री ओनर्स या बिज़नेस में जो ओनर्स हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि अपना बिज़नेस किसी तरह अमेज़ॉन के ऊपर शिफ्ट करें। लेकिन उनके लिए बहुत सिंपल आंसर ये है कि आप कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो आपकी फ्री अपने घर में प्रोडक्शन हाउस है, आपकी अपनी फैक्ट्री है, वो आप अमेज़ॉन के ऊपर सेल नहीं कर सकते अनलेस कि आपने उस मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट का जो है कंप्लीट एनालिसिस नहीं किया। अगर वो आपकी प्रोडक्ट उस क्राइटेरिया के अंदर फॉल करती है, तो आप उस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के ऊपर सेल कर सकते हैं। अगर वो उस क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है, तो आपने उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देना है और कोई और प्रोडक्ट को ट्राई करना है। ठीक है। तो दोस्तों, अमेज़ॉन की प्रोडक्ट जो है रिसर्च जिसको कहते हैं या प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं, ये क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी की बेसिस पे आपका जो इंटायर बिजनेस है वो रिलाई करता है कि आपने प्रोडक्ट कौन सी चूज़ की है। और अगर आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली है जिसमें इश्यूज़ हैं और वो क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रही, तो फिर उसके चांसेस जो फेलियर के हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि हम पाकिस्तान से सेल कर रहे हैं या आप किसी और कंट्री से सेल कर रहे हैं, जबकि मार्केट टारगेट जो मार्केट प्लेस है वो हमारी USA है, UK है या फिर जर्मनी है। तो अगर आपने इन कंट्रीज़ में अपनी प्रोडक्ट भेजनी है, तो डेफ़िनेटली आप अपने वेयर हाउस में नहीं रखेंगे, बल्कि आपने प्रोडक्शन कहीं और से, पाकिस्तान से, चाइना से करवानी होगी और वो प्रोडक्ट उठा के अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे भेजनी है। तो प्रोडक्ट की जो साइज़ है, जो उसकी डायमेंशन और उसका वेट है, वो कम से कम वो छोटा होगा, लाइट वेट होगी, उसकी शिपिंग कास्ट कम होगी। तो लिहाजा आपका जो एक्सपेंस है कि प्रोडक्शन से लेके आपने अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक जो है इन्वेंट्री सेंड करने का, वो कास्ट कम आएगी। अब हमने देखना ये है कि मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट हम सेंड कर रहे हैं कि वो क्या फ्रेजाइल तो नहीं है। क्योंकि हम कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जैसे कि ग्लास वाली हो, प्लास्टिक की हो, जो फ्रेजाइल हो, ब्रिटल हो, टूट सकती है, तो उसको हम चूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि वो अमेज़ॉन तक के वेयर हाउस तक पहुंचाने में और फिर अमेज़ॉन के वेयर हाउस से कस्टमर तक पहुंचने में बहुत सारे प्रोसेस है, ये उसने डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो हैंडलिंग के दौरान वो प्रोडक्ट आपकी टूट सकती है, जिसकी वजह से आपका कस्टमर जो है आपको वो प्रोडक्ट वापस भेजेगा, नेगेटिव रिव्यू आ सकते हैं और आपकी रेटिंग अफेक्ट होगी। दूसरी उसके बाद हमारी ये प्रोडक्ट हो सकती है जो हैज़मार्ट्स हो या डेंजरस प्रोडक्ट की कैटेगरी में ना हो। ऐसी ना हो कि जिस तरह की लिथियम आयन बैटरीज उसके अंदर हों, या कोई ऐसा मटेरियल यूज़ हुआ हो जो कि एक्सप्लोसिव हो या उसके अंदर आग लग सकती हो ट्रैवलिंग के दौरान। तो ऐसी प्रोडक्ट से हमने इज्तनाब करना है। उसके बाद हमने ऐसी प्रोडक्ट नहीं सिलेक्ट करनी जिसकी मल्टीपल वेरिएशन हो। तो आप वैसी प्रोडक्ट चूज़ करेंगे जिसकी वेरिएशन जो है वो 2 to 3 या मैक्सिमम 4 हो। इससे कम से कम वेरिएशन होगी, आपको हैंडल करना आसान होगा। उसके बाद हम चूज़ करते हैं कि कोई वेपन से रिलेटेड, कोई केमिकल से रिलेटेड या प्रोडक्ट ना हो, ताकि अमेज़ॉन उसको प्रोहिबिटेड की कैटेगरी में डाल के आपकी प्रोडक्ट या आपकी लिस्टिंग को जो है वो बैन कर सकता है और रिमूव कर सकता है। उसके लिए स्पेसिफ़िक आपको फिर सर्टिफ़िकेशन चाहिए होती हैं, जो कि एज़ ए न्यू सेलर मुश्किल होती हैं फुलफ़िल करना। उसके बाद आ जाता है कि कोई भी आप प्रोडक्ट जो है वो चूज़ करते हैं, तो वो डिज़ाइन उसका या उसकी फ़ंक्शन जो है वो पेटेंट ना हो। पेटेंट क्या होता है कि कोई भी जो सेलर है, वो अगर आपने एक नई चीज़ मार्केट में लेके आता है और वो उस मार्केट के अंदर, अपनी उस कंट्री के अंदर वो प्रोडक्ट अपने रजिस्टर कर लेता है अपने राइट ओनर के साथ, यानी कि वो प्रोडक्ट का ओनर है, उसको इन्वेंट करने का वो सर जो है वो उसी के नाम जाता है, तो लिहाजा वो प्रोडक्ट उसकी मलकियत है। अब वो कोई और बंदा उस प्रोडक्ट को या उस डिज़ाइन को सेल नहीं कर सकता। तो गलती से भी आपने कोई प्रोडक्ट ऐसी सिलेक्ट नहीं करनी जिसका डिज़ाइन ऑलरेडी से पेटेंट हो। इन केस हमारी फर्दर हम आगे जाकर देखेंगे कि अगर कोई प्रोडक्ट हमारे बाकी सारी क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, अट्रैक्टिव प्रोडक्ट है, लेकिन डिज़ाइन उसका पेटेंट है, तो फिर हम उसमें देखते हैं कि एज ए स्टार्टिंग तो हम उसको चूज़ नहीं करेंगे, लेकिन आके अगर एडवांस लेवल पे हैं तो आप उसके डिज़ाइन को मॉडिफाई करके एक उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आके वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ठीक है। तो अब उसके अलावा जो अब आ जाते हैं हम प्रोडक्ट की जो है वो डिमांड क्या है। बाकी फैक्टर देखने के बाद अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है प्रोडक्ट डिमांड।
प्रोडक्ट यानी कि आपने कोई ऐसे प्रोडक्ट नहीं उठा लेने जिसकी मार्केट में आपको अच्छी लग रही है, आपके पास अवेलेबल है, आप उठा के उसको अमेज़ॉन को भेज देते हैं, लेकिन उसकी डिमांड नहीं है, यानी कि वो सेल नहीं होगी, ज़्यादा तो सेल नहीं होगी, तो आपको अमेज़ॉन स्टोरेज फीसेस चार्ज करेगा, आपकी इन्वेंट्री वहाँ पर स्टक हो जाएगी, आपने वहाँ से इन्वेंट्री रिमूव करनी है तो फिर भी आपको अमेज़ॉन को चार्जेस पे करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी इन्वेंट्री रिमूव होगी और सारी लॉजिस्टिक कास्ट दोबारा से आपको बेयर करनी होगी। तो ये एक चीज़ मद्देनज़र रखनी है, ठीक है। डिमांड के अंदर डिफरेंट कैसे हम एवेल्यूएट करते हैं, तो अमेज़ॉन का जो एल्गोरिदम है या उसकी वेबसाइट है, उसके अंदर जो आप एज कोई चीज़ लिस्ट करते हैं, तो जितने सेलर्स हैं या जितने लिस्टिंग्स हैं उनको अमेज़ॉन रेटिंग देता है, सॉरी रैंकिंग देता है। रैंकिंग जो बेस्ट सेलिंग होती है, जो टॉप पे होती है, उसका नंबर 1 होगा, और जो उससे नीचे होती जाएंगी 2 3 4 ऑनवर्ड होगा। तो जो प्रोडक्ट हम कहते हैं कि किसी एक जो कैटेगरी है उसका बेस्ट सेलर रैंक BSR जिसे कहते हैं, वो 30,000, या अगर और आपने स्क्रूटनी टाइट रखनी है तो फिर आप इसको करना है कि 20,000 से BSR ऊपर ना हो, यानी कि उससे नीचे नीचे रैंकिंग ना हो, ठीक है। तो 20,000, या आप मैक्सिमम इसको फ्लेक्सिबल हैं तो 30,000 BSR आपका प्रोडक्ट का या उस नीच का होना चाहिए, इससे कम हो, रैंकिंग हाई हो इससे, ताकि उसकी जो सेल है वो इनाफ हो। तो BSR भी एक पैरामीटर है जो आपकी सेल को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आ जाता है कि सर्च वॉल्यूम। अब कोई भी प्रोडक्ट आप ढूंढते हैं तो उसको सर्च कितने लोग उस मार्केट में कर रहे हैं, ये एक पैरामीटर है। तो प्रोडक्ट को कैसे सर्च करते हैं, उसका नाम लिखते हैं। जैसा कि हमने कहा बेबी टॉवल, बेबी टॉवल जो एक वर्ड है, 2 वर्ड्स का एक फ्रेज़ है, ये हमारा प्रोडक्ट का नाम है अगर, तो इसको हम कीवर्ड कहते हैं। इस प्रोडक्ट के डिफरेंट कीवर्ड्स हो सकते हैं, यानी डिफरेंट नाम हो सकते हैं, जैसा कि न्यू बॉर्न बेबी टॉवल हो गया, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक कीवर्ड है जो कि सिर्फ न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए टॉवल जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारे जो होते हैं वो कीवर्ड कहलाते हैं। तो लिहाजा हमारे जो भी कीवर्ड मेन प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड है, उसका सर्च वॉल्यूम सफिशिएंट हो, तो फिर हम उसको चूज़ करते हैं। अमेज़ॉन को अगर हम कह लें कि यूके की मार्केट में कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि ये अगर कम अज़ कम जो है प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम या उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 5,000 से अबव हो, और जो US की मार्केट की बात करते हैं तो उसका 10,000 से अबव हो सर्च वॉल्यूम, ताकि वो हमें इनफ रेवेन्यू जनरेट कर सकें कि दे सके। अब उसके बाद आ जाती है कि डिमांड, आपका रेवेन्यू भी डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आप जब अमेज़ॉन की टॉप लिस्टिंग देखते हैं अपने नीच की उस कीवर्ड के अगेंस्ट, जैसे कि बेबी टॉवल आपने सर्च किया, जो टॉप 10 आपके कीवर्ड्स हैं, सॉरी टॉप 10 जो आपकी लिस्टिंग है या सेलर्स हैं, उनकी जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू से मुराद यहाँ पे हम सेल्स लेते हैं, यानी कितनी टोटल सेल जनरेट करते हैं। रेवेन्यू हम प्रॉफिट नहीं लेते, प्रॉफिट एक सेपरेट चीज़ होती है, यहाँ पे हम रेवेन्यू को टोटल सेल कंसिडर कर रहे हैं। कि टॉप 10 सेलर जो हैं वो यूके मार्केट की अगर बात करें तो एटलीस्ट हम कह देते हैं 4,000 एट मिनिमम। अगर मिनिमम आप छोटे सेलर पे हैं तो आप 4,000 पे ही क्या इसको ले लेते हैं। अगर आप थोड़े से बड़ा बजट है तो आप कह देते हैं कि मुझे 5,000 6,000 10,000 पाउंड से ऊपर ऊपर जो है ना रेवेन्यू जनरेट करके दे पड़े, तो हम उसमें जाएंगे। जबकि USA में मिनिमम अगर आप स्मॉल सेलर हैं तो आप उसको 8,000 मिनिमम मंथली रेवेन्यू होना चाहिए टॉप 10 जो सेलर का है, तो फिर आप उस प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं। अब प्रोडक्ट डिमांड का एक और जो है फैक्टर है या पैरामीटर है मेजर करने का, वो है यूनिट सोल्ड पर मंथ। तो एक मंथ के अंदर जो टॉप 10 सेलर हैं उनकी एवरेज नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं वो कितनी सेल हो रही हैं। तो हम कहते हैं कि USA में अगर कर रहे हैं तो 500 यूनिट कम अज़ कम सेल हो, जबकि अगर आप UK में मार्केट में सेल कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि हमें 300 यूनिट पर मंथ सेल होनी चाहिए, तब वो हम प्रोडक्ट की डिमांड उसको हाई कंसिडर करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं कि सेकंड जो चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या चूज़ करें। तो प्रोडक्ट की प्राइस हम यूके और मार्केट और USA मार्केट के हिसाब से चूज़ करते हैं। तो यूके में आप मिनिमम कहते हैं कि प्रोडक्ट हमारी 9 पाउंड से ऊपर ऊपर हो, जबकि USA में हम कहते हैं 15 पाउंड से ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो इम्पॉर्टेंट है प्राइवेट लेबल मॉडल में। क्यों? कि जब आप प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं, फॉर एग्जांपल उसमें प्रॉफिट मार्जिन आपका 33% है, ठीक है। तो लेकिन 33 बनता है 1 पाउंड या 2 पाउंड, प्रोडक्ट की प्राइस जैसे 4-5 पाउंड है, तो उसका प्रॉफिट जो 33% अगर हो तो 1 पाउंड भी अगर बन रहा है तो वो इतना ज़्यादा नहीं है।
कि बाकी जो एक्सपेंसेस हैं उसको बियर कर सके। जैसा कि सबसे बड़ा जो एक्सपेंस होता है वो आपका एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होती है। तो हम अगर छोटी प्रोडक्ट लेते हैं उसका जो प्रोडक्ट प्रॉफिट मार्जिन होता है, यानी कि वो नंबर जो कह लें कि 1 to 2 पाउंड अगर मार्जिन है तो प्रॉफिट है, तो वो उसमें वो बहुत कम है। और आपकी पीपीसी की बिड्स हैं वो हाई होती हैं, तो वो आपका प्रॉफिट मार्जिन वो बिड्स ही ले जाती हैं। फिर अमेज़ॉन की जो पीपीसी है वही एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बन जाती है। तो लिहाजा आपका प्रोडक्ट कम अज़ कम 9 पाउंड से ऊपर हो, जबकि यूएस में कम अज़ कम 15 पाउंड से ऊपर हो। लेकिन अगर आइडियल केस में लें तो आप कहेंगे कि 15 पाउंड आपकी यूके की मिनिमम प्राइस हो और यूएसए में हम $20 ले लें, क्योंकि इससे ऊपर जो होगी वो बहुत अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप इजीली आपकी पीपीसी और बाकी एक्सपेंसेस को कवर कर सकें। लेकिन आपका ये डिपेंड करता है कि अगर प्राइस हाई ले लेते हैं तो उसके साथ आपका जो लॉन्च बजट है या वो भी बढ़ जाता है। तो लॉन्च बजट अगर आपका बढ़ता है तो आपके लिए ये उसके ऊपर रिस्क भी बढ़ा है, लेकिन उसके साथ साथ प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है। तो आप अपनी हिसाब से कि मेरा बजट कितना है उस हिसाब से अपनी प्राइस जो है सेट करते हैं। उसके बाद आ जाता है जी, उस मार्केट के अंदर हमने देख लिया डिमांड तो हाई है लेकिन प्राइस भी हमने सेट कर ली। अब हम कहते हैं कि डिमांड हाई हो लेकिन कंपटीशन कम हो। तो कंपटीशन कम कैसे हमें पता चलेगा? वो आपका जो टॉप 10 या आपके टॉप 20 सेलर हैं उस नीच के अंदर, उस कीवर्ड के ऊपर या उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो उनका डाटा हम देखते हैं कि जो हिस्ट्री है वो कितनी पुरानी है। यानी कि उनके ऊपर जो सोशल, वो कितना सोशल प्रूफ लेके बैठे हुए हैं। सोशल प्रूफ कहाँ से आता है? वो सोशल प्रूफ हमारा आता है रिव्यूज़ से, रेटिंग से। तो जितने रेटिंग हमारी हाई होगी, जितने हमारे रिव्यूज़ ज़्यादा होंगे, वही हमारा सोशल प्रूफ होगा कि हमारे पास कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो ज़्यादा, वो हम पे ट्रस्ट करेगा। तो रिव्यूज़ और रेटिंग दो अलग से चीज़ें हैं। रेटिंग होती है 5 स्टार में से आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कितने स्टार हैं, एवरेज जो रेटिंग है वो कितने स्टार रेटिंग है। तो हम कहते हैं कि आइडियल केस में आप 4.5 से हायर रेटिंग को सिलेक्ट करें, क्योंकि अगर आपकी रेटिंग इससे लो है, 4.5 से 4.3 है, 4.2 है या 3.9 है, या इससे भी कई केसेस में कम होती है, तो उसमें आपका जो प्रॉब्लम आता है वो ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट के साथ इश्यूज़ हैं। उस पूरी नीच में अगर इस तरह से टॉप 10 के रिव्यूज़ या रेटिंग इनकी डाउन है, लेस है 4.5 से, तो दैट मीन कि आपकी प्रोडक्ट के साथ इशू है और जो कस्टमर है वो उसको पसंद नहीं कर रहा, इसलिए नेगेटिव रिव्यू दे रहा है, नेगेटिव रेटिंग दे रहा है। तो नेगेटिव जब फीडबैक आती है तो उसके साथ साथ आपका एक और इशू आता है, वो आता है कि आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को रिटर्न करता है। अमेज़ॉन के ऊपर पॉलिसी है कि आप 30 डेज़ के अंदर अगर आप कस्टमर किसी भी वजह से उसको प्रोडक्ट पसंद नहीं है तो वो फुल रिफ़ंड कर देता है। और आपसे अगर आप एफबीए कर रहे हैं आपसे पूछेगा भी नहीं, ऑटोमेटिकली वो आपकी इन्वेंट जो है वो कस्टमर से रिफ़ंड ले लेगा, उसको रिफ़ंड कर देगा और कस्टमर जो यूनिट है वो उसको वापस ले लेगा। अब इस रिफ़ंड जब लेता है तो ये एक बड़ा सेटबैक होता है, क्योंकि रिफ़ंड पे आपको कॉस्ट ही नहीं पड़ती, प्लस आपकी जो यूनिट है वो वापस आए अगर वो डैमेज कंडीशन में है या उसको फुलफिलेबल नहीं है। तो अमेज़ॉन कहता है कि जी इसको मैंने इधर कर दिया, ये सेलेबल नहीं है, तो लिहाजा आप इसको यहाँ से निकालें या डिस्पोज़ करें या रिटर्न ले लें। तो अमेज़ॉन के वेयर हाउस से भी आप आपने निकालना है या डिस्पोज़ करना है, उसके लिए भी वो कहेगा हमें पैसे दें, इसकी फ़ीस चार्ज करें, ठीक है। तो लिहाजा आपने 4.5 से ऊपर वाली रेटिंग वाली प्रोडक्ट चूज़ करनी है। प्लस आपका जो कंपटीशन है वो नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ से है, रेटिंग कितनी है, यानी रेटिंग नंबर या रिव्यू नंबर कितने हैं। जैसा उस प्रोडक्ट के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल हम कह लें कि 500 लोगों ने एक फीडबैक दिया है, 500 रेटिंग है, रिव्यूज़ हैं। तो रिव्यू कुछ लोगों ने सिर्फ रेटिंग की होती है 4-5 स्टार, और कुछ लोगों ने बहुत कम होती है रेशो, कि जैसे कि आपके 10 लोग हैं, 10 ने रेटिंग दी है, उसमें से 1-2 ने रिव्यू भी वहाँ पे छोड़े हैं, यानी फीडबैक भी छोड़ी है। बाकी सिर्फ रेटिंग, स्टार रेटिंग चूज़ करके ही वो चले जाते हैं, फीडबैक नहीं देते, ठीक है। तो आपने देखना है कि एवरेज जो है टॉप 10 जो सेलर हैं उनकी एवरेज रेटिंग या एवरेज रिव्यूज़ जो हैं वो लेस दैन यूके मार्केट में हम कहते हैं हार्डली हमारे 300 होने से लेस हों। लेकिन आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, लिहाजा आपको मुश्किल होता है प्रोडक्ट ढूंढने में, तो आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होते हैं, तो 300 to 500 आप कर लें। इससे नीचे नीचे नंबर ऑफ़ रिव्यू हों एवरेज टॉप 10 सेलर की। जबकि यूएसए का मार्केट में हम कहते हैं कि 500-600 रिव्यू से नीचे नीचे हों, लेकिन चूँकि मार्केट में कंपटीशन बढ़ चुका है,
2021-22 में, तो अब हम उसको 1000 तक कंसिडर कर सकते हैं कि चलो प्रोडक्ट नहीं मिल रही तो हम 1000 से नीचे नीचे रिव्यू जो है वाली जो प्रोडक्ट हैं उनको चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो कंपटीशन इससे कम होगा, तो आपके पास compete करना, जब आप नए नए सेलर जाएंगे, रिव्यू आपके पास कम होंगे तो आपको मुश्किल पेश आएगी। लिहाजा अगर कम रिव्यू वाली प्रोडक्ट है तो आपको इजी होगा उसके ऊपर compete करना। अब आ जाता है कि अमेज़ॉन एज ए सेलर। अमेज़ॉन, अगर आपने वो प्रोडक्ट चूज़ की उसके अंदर अमेज़ॉन भी सेल कर रहा है तो ये एक आपके लिए थोड़ा सा टफ चांस होता है वहाँ पे compete करना। तो टफ जब हो जाता है अमेज़ॉन के साथ compete करना, तो हम कहते हैं कि चलें एक दफ़ा अमेज़ॉन उसमें लिस्ट किसी टॉप 10 में या टॉप 15 में 1 to 2 टाइम्स जो है अमेज़ॉन है तो दैट इज़ ओके। लेकिन अगर 3 टाइम्स है तो दैट इज़ अलार्मिंग। अगर आप नए सेलर हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसमें ना जाएं। लेकिन अगर आप थोड़े से पुराने हैं तो आप कहते हैं कि मैक्सिमम टॉप 10 लिस्टें में से 3 लिस्टें जो हैं वो अमेज़ॉन के की हों तो आई वुड एक्सेप्ट। अगर 3 से ज़्यादा हैं तो फिर आपने बिल्कुल उस नीच में नहीं जाना। अब उसके बाद आ जाता है ब्रांड डोमिनेशन। ब्रांड डोमिनेशन क्या होती है कि कोई एक ब्रांड उस नीच में डोमिनेट ना कर रहा हो, यानी कि टॉप 10 सेलर जो टॉप 10 लिस्टें हैं उनके अंदर एक ब्रांड ऐसा ना हो कि जिसकी 4 लिस्टें तो उसकी अपनी हो, अकेले एक ब्रांड की हो। तो दैट मीन कि अगर एक टॉप 10 में से 3 लिस्टें 4 लिस्टें या इससे ज़्यादा हों, 3 से ज़्यादा हो जाएं, 3 भी नहीं होने चाहिए। अगर 3 हम बेंच मार्क करते हैं, इससे आगे आगे या इससे हायर जो क्या कहते हैं, इससे ज़्यादा जो अगर लिस्टें किसी एक ब्रांड की है तो वो ब्रांड डोमिनेट नीचे होगी, तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे। और उसके बाद अगर हम कहते हैं कि ब्रांड डोमिनेशन दूसरी तरह कैसे हम चेक कर सकते हैं कि रेवेन्यू जो है, यानी कि मंथली सेल टॉप 10 सेलर की वो कंसिस्टेंट हो। अगर कोई एक ब्रांड जो है या एक लिस्टिंग वो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू लेके जा रही है, यानी कि वो 50 60 70% रेवेन्यू वो जनरेट कर रही है, बाकी जो टॉप 10 में से 8 9 सेलर हैं वो उनका रेवेन्यू बहुत कम है कंपेयर टू जो टॉप डोमिनेटिंग ब्रांड है, तो आप उसको फिर रिजेक्ट करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म, सिर्फ और सिर्फ एक ही जो ब्रांड है वो सारा रेवेन्यू लेके जा रहा है, जबकि बाकी जो लिस्टें हैं या बाकी सेलर रेवेन्यू सही तरह जनरेट नहीं कर पा रहे। तो इन दो चीज़ों की बेस पे हम कहते हैं कि ये नीच ब्रांड डोमिनेट है, या अगर रेवेन्यू यूनिफॉर्म हो तो हम कहेंगे रीच ब्रांड डोमिनेट नहीं है। और अगर हम कहें कि एक टॉप 10 में से रेपिटिशन नहीं है, लिस्टें एक ही ब्रांड की ज़्यादा नहीं है, 1 to 2 से ऊपर हम कहते थे 3 हो जाएं तो दैट इज़ अलार्मिंग, बट 2 हों तो दैट इज़ ओके, 1 to 2 हो जाए तो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, उसके बाद हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कंसिडर करते हैं कि हमने चूँकि प्राइवेट लेबल प्राइवेट लेबल जो है वो ब्रांड लॉन्च किया है, अपना एक ब्रांड लॉन्च किया है, तो हमारा ब्रांड जो है ये ना हो कि कुछ महीने में ज़्यादा सेल हो और उसके बाद हम ऐसे वेट करते रहें। तो हमने ऐसी प्रोडक्ट चूज़ करनी है जो ना तो सीजनल हो ना ही ट्रेंडी हो। सीजनल और ट्रेंडी जो है वो हमें कैसे पता चलेगा, उस कीवर्ड को आप गूगल ट्रेंड में सर्च करेंगे तो गूगल ट्रेंड का जो ग्राफ होगा वो बता देगा कि आपकी की जो प्रोडक्ट है वो ट्रेंडी है या सीजनल है या नहीं। यानी कि वो किसी ख़ास सीज़न पे या किसी ख़ास त्यौहार पे या कोई पे जो है ना वो उसकी सेल बूस्ट होती है, उसके बाद थ्रू आउट द ईयर जो है वो उसकी सेल डाउन चली जाती है। जैसा कि क्रिसमस की होगी चीज़ें, क्रिसमस की जो है वो Q4 में अक्टूबर नवंबर या नवंबर दिसंबर में ज़्यादा सेल होती हैं, उसके बाद थ्रू आउट द ईयर उनकी सेल नहीं होती। ये आपकी सीजनल नहीं है, ये आपकी सीजनल है, सॉरी। और ट्रेंडिंग क्यों कौन सी होती है, कोई ऐसा ट्रेंड आता है, कोई चीज़ नई आती है, बहुत ज़्यादा बिकती है, उसके बाद फैशन उसका ओल्ड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो वो मार्केट्स में उसकी डिमांड जो है लो होते होते बिल्कुल इतनी कम हो जाती है कि कंपटीशन इतना बढ़ जाता है कि आपकी रेवेन्यू जो इन्वेंट्री स्टक हो जाती है और आपको प्राइस वार में चले जाते हैं, आपका जो है ना वो प्रॉफिट के बजाय आप लॉस में चलने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स थे जिनके बेस पे हम क्या करते हैं, हम वैलिडेट करते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट को उस क्राइटेरिया के ऊपर परखते हैं, उसके क्राइटेरिया के ऊपर चेक करते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि जो हमने प्रोडक्ट चूज़ कर ली इन क्राइटेरिया के मुताबिक पूरी उतर रही है, लेकिन इसको रिज़ल्ट को वैलिडेट कैसे करना है, हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमें रिव्यूज़ कैसे पता चलेगा,
हमें एवरेज सेल जो रेवेन्यू कैसा पता चलेगा, हमें कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कैसे पता चलेगा। ये सारी जो चीज़ें हैं हमें किसी टूल की मदद से ही पता चल सकती हैं। मैनुअल भी मेथड हैं, लेकिन बड़ी मार्केट्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो वहाँ पे आपके लिए टूल्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टूल जो जिसको हमको यूज़ करते हैं वो हीलियम 10 है। हीलियम 10 का जो है एक्चुअल में अब एक अकेला टूल भी इनफ होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको फर्दर उसको वैलिडेट करने के लिए हम सेकंड टूल यूज़ करते हैं जिसको हम जंगल स्काउट कहते हैं। जंगल स्काउट की एक्सटेंशन हम यूज़ कर लेते हैं हीलियम 10 के साथ, या एज ए इट इज़ जंगल स्काउट पूरा यूज़ कर सकते हैं वेब उसका जो टूल्स हैं प्लस एक्सटेंशन। और इसका तीसरा जो हमारे पास इम्पोर्टेंट टूल है जिसको हम कहते हैं वायरल लॉन्च। तो प्राइवेट लेबल में हमारे 3 टूल हैं, हीलियम 10, जंगल स्काउट और वायरल लॉन्च। इन तीनों टूल्स को हम यूज़ करते हैं, प्लस इनकी एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं। तो ये हमें प्रॉपर एनालिसिस करके उस प्रोडक्ट के बारे में बता देते हैं कि ये प्रोडक्ट वायबल है इस मार्केट में या नहीं है। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकली इस प्रोडक्ट के जो जितने सेलेक्ट करेंगे वहाँ से सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद उसके प्रोडक्ट को सॉरी रिज़ल्ट को वैलिडेट करेंगे क्या वो हमारी प्रोडक्ट जो है वो उस क्राइटेरिया के ऊपर फॉल करती है या नहीं। उसके बाद हम फर्दर हम देखेंगे कि और क्या क्या मेथड हैं जिनकी मदद से हम मैनुअली जो है प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं, प्रोडक्ट जो है वो फाइंड कर सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। वो हम एक नए सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। अभी तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच।